रात के 12 बज चुके थे। भाई ने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंखें बंद करके ऐसे पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हूँ। इसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वो मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब मैं आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मुझे मेरे में क्या पसंद था, पूरी कहानी जानने के लिए आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे इसने मुझे अपनी पहली उंगली से। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेट कर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सर का मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक साइड गिराकर आवाज सुनकर मेरा भाई विकी बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते ये काम। घर के काम मेरे बात सुनकर वो मेरे पास बैठकर कहने लगा, मेरी प्यारी बहन कोई बात नहीं, मैं आप भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, इसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विक्की की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे इस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और इसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट के विक्की कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने सर हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे ऐसा ऐसा सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें बंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक वह सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज से खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी, सर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घर पर घड़ी पर नजर डाली तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब भी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विक्की मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अगर अन्नू नहीं आ रही तो इसकी जगह किसी और को रख ले, ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम न थे, इसलिए मम्मी भी इस कमरे में काम करती थी जहाँ पापा नौकरी करते थे। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये जैसे ही कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो, ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की, दरवाजा खोलकर बाहर देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। इसी वक्त विक्की भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर इसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गया और पीछे विक्की भी आ गया। इसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको डर रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जा। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। इसने तकिया उठाया और सोफे पर रख कर वहां सो गया। इस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। इसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक ख्वाब सा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो वो हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक लिया था।
मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले भी किसी तरह इस तरह गहरी नींद से नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा, मैंने तो रोज ही इतना खुश होता हूँ जैसे आप जैसी बहन मिल जाए। वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो विक्की तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, आओ दीदी, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे इसकी हरकतें अजीब लगने लगी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर इसने मेरी बात नहीं मानी और खुले मेरे बालों के कैचर उतारते हैं। उधर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपकी खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या मसला हो सकता है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों को मसाज करने लगा। विक्की मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बोलता था। इसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों को मसाज कर रहा था और इसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सा तेल है। वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास इस आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये इन्हीं बालों के लिए बनाए। इसकी बातें बहुत प्यारी थी, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान मैं ही गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे जिस्म पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फसफसाने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी पर से बात कर रहा हो। घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था। फिर वो किससे बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने की मगर तब तक वो फसफसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। इसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बाल पड़ रहे थे। अगले ही पल इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर इसने कहा, अनु आप उठ गई। मैं इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल कर गई। वो हड़बड़ा कर पैसों को अपने पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर इन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वह नजरें चुका था। ऐसा से कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना, मैं तब थी। इसने भी ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो सहम गया। इसने कहा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के तौर पर लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन इसने पैसे मुझे थमा दिया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हाँ तुमने अच्छा किया, घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, इसी रात मैंने वो पैसे पापा को दे दिए। इस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब विक्की अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं ये देखकर हैरान थी। वो अपने दोस्तों को सीधा लॉन्च में ले आया था। इस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वो सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने फौरन दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। विक्की तंग आकर बोला, ये मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं आपका क्यों ख्याल करूं। इतना खाना तैयार करो। ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो मुझसे काफी नाराज लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती, खाना तो बनाना ही था। मैं इनके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी।
तभी वो बोला, खाना परोसने में तुम खुद ही आओगी। का ये रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो इतना कैसे बदल सकता है। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया तो इसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वो सब विक्की की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वो गए मैं विक्की पर फट पड़ी। दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। मगर वो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है, वो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे। विक्की के इस बात बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वो कभी प्यार जताने लगता तो कभी चढ़ने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे विक्की की हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थी। इस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पांव पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि विक्की मेरे पांव को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने फौरन उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक ही तो हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद किए सोने लगी। विक्की के हाथों के मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सर में इतनी तेज दर्द था, मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोश की दवाई पिला दी हो। पास में फसफसाने की आवाजें आ रही थी, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सके। मुझे सिर्फ विक्की की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो ये सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और विक्की के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा जिस्म पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जिस्म दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। दिन ब दिन विक्की मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वो अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या मसला है। इस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माँ बाप हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं हामला हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? विक्की मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं उसे सक्का भाई समझती हूँ, जबकि वो मेरा सौतेला भाई है। विक्की मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं इनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊं। विक्की जब भी मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले इन बातों को हल्के से लेती थी, मगर अब सब कुछ नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और ऑपरेशन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें थम गई। वो जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा विक्की का नहीं था, लेकिन फिर सवाल उठा ये किसका था। मैंने इसकी गोट को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ पापा घर पर नहीं थे, विक्की फिर मेरे पास आया। इसने मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की मैंने सूं, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही मैं इस तेल को सूंघती बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो माँ बाप घर लौटते आए थे। मैंने फौरन अपने कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही सच्चाई सामने आई, मेरे पांव तले जमीन खिसक के विक्की मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था। वो मेरे साथ घिनौना बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वो विक्की को पैसे देकर चले जाते। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट गई, गुस्से और सदमे में। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने विक्की का गिरबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी ये सब देखकर दौड़ा कर आए। पापा ने मेरे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, होश में आओ, क्या पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो? मैं रोते हुए चिल्लाई।
आप देखें ये ज़लील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने उन्हें कमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से भरे पापा ने विकी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी विकी गुस्से में चिल्लाया, मैंने उसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरियातें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। ये सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रख के बस रोती रही। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे वो खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। इसके बाद वो कभी भी इस घर में लौट कर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था। मैंने इसकी ऑपरेशन करवा दिया, मगर विकी ने एक मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला था वो मेरे मन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। भाई वही होता है जो आपका सगा हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी बेटी, जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे शैतानी मर्द हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि किसी बेबस और मासूम लड़की की इज्जत को नीलाम कर सके। मैं अपने तमाम सुनने वाले पढ़ने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखें, उन्हें पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे अकेला न छोड़ें। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से बिल्कुल फिक्र हो गए थे, या फिर मेरी जो अपने सुतीले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और इस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। मैंने उसे हमेशा सक्का भाई समझा, मगर वो मेरा भरोसा तोड़ गया। तो दोस्तों, अपनी और अपने फैमिली की हिफाजत को लेकर हमेशा चौकन्ना रहें या सब पर आंखें बंद करके विश्वास न करें। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।